दोस्तों, आप पैसों के बारे में क्या सोचते होंगे? शायद मेरे पास ढेर सारे पैसे हो तो अमीर कहलाऊंगा या लग्जरियस लाइफस्टाइल जीऊंगा। आज की दुनिया में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है हेल्थ और मनी। लेकिन इस वीडियो में मनी के बारे में बात करेंगे। मनी हमारे लाइफ का एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बन चुका है। पैसा ही हमारे लाइफ को अफेक्ट करता है और हमें कंफ्यूज भी करता है। पैसों को लेकर हर लोगों का अलग अलग राय होता है और उसके अकॉर्डिंग ही बिहेव करते हैं। रिच लोग और पुअर लोग में एक ही डिफरेंस है, उनका माइंडसेट। यही चीज़ है जो कि औरों से अलग बनाती है। आपने कई सारे रिच लोगों को देखा होगा या सुना होगा, अचानक ही फाइनेंशियल क्राइसिस को फेस करते हैं। फाइनेंशियल एजुकेशन ना होने पर अचानक ही बैंकरप्ट हो जाते हैं। दरअसल मनी की साइकोलॉजी को नहीं समझ पाते हैं। असल में पैसा काम कैसे करता है, चलो आइए साइकोलॉजी ऑफ मनी के बारे में जानेंगे। एक जीनियस आदमी 20 वर्ष की आयु में ही वाईफाई रूटर का एक कंपोनेंट डिजाइन करके अपने नाम पेटेंट करवाया था। कई कंपनीज को शुरुआत करके बेच चुका था और एक सक्सेसफुल इंसान कहलाता था। लेकिन मनी को लेकर उसका बिहेवियर कुछ अलग था। $100 नोटों की गड्डी अपने साथ लेकर घुमा करता था और हर किसी को दिखाता था। रोड पे हर लोगों को नोटों की गड्डी दिखाकर मजाक बनाता था। यह आदमी शो ऑफ पे ज्यादा बिलीव करता था। जब नशे में हो तो जोर जोर से चिल्लाकर अपनी वेल्थ हर किसी को बताता था। एक दिन उसने एक आदमी को कई सारे नोटों की गड्डी देकर कहा, जाओ किसी एक ज्वेलरी स्टोर से $1000 के कुछ सोने के सिक्के ले आओ। करीब 1 घंटे बाद सोने के सिक्के हाथ में लिए हुए नदी के किनारे अपने दोस्तों के साथ सोने के सिक्कों को कंकरों की तरह पानी में फेंकना चालू किया और उन दोस्तों के साथ अंदर ही अंदर कंपटीशन लगाते थे कि किसका सिक्का सबसे दूर जाएगा। इसी बात की चर्चा करते थे और हंसी मजाक किया करते। कुछ दिन बाद उसने एक रेस्टोरेंट में एक लैम्प तोड़ दिया और एक मैनेजर ने उसे कहा, ये लैम्प $500 का था, लेकिन तुम्हें इसका भरपाई करना होगा। और वो आदमी ने कहा, क्या $500? अपने जेब से कुछ नोटों की गड्डी निकालते हुए मैनेजर को कहा, ये लो $5000 और मेरे सामने से दफा हो जाओ और फिर कभी दोबारा मेरी बेइज्जती मत करना। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि आखिर इस तरह का बिहेवियर कितने दिन तक चला होगा, और इसका जवाब है ज़्यादा दिन नहीं। कुछ सालों बाद वो आदमी कंगाल हो गया। उस आदमी ने साइकोलॉजी ऑफ मनी को समझा नहीं, इसीलिए वो आदमी कंगाल हो गया। मनी को लेकर परसेप्शन कुछ अलग ही था। मॉर्गन हाउसल की बुक द साइकोलॉजी ऑफ मनी से 6 इंपॉर्टेंट लेसन्स आपके साथ शेयर करूंगा। नंबर 1, नो वंस क्रेजी। दोस्तों, हर इंसान का सोचने का तरीका अलग अलग होता है। जो मेरी नज़र में अच्छा है, हो सकता है वही चीज़ आपके नज़र में ख़राब हो, और जो चीज़ आपको अच्छी लगती है, हो सकता है वो चीज़ मुझे पसंद ही ना आए। यानी हम लोगों का जजमेंट अलग अलग होता है। इस तरह हम कई लोगों को उनके बिहेवियर से जज करते हैं और कई एक्सपीरियंस के बेसिस पर हम पैसों को भी अलग परसेप्शन से देखते हैं। जो व्यक्ति गरीबी में पला बड़ा, वो व्यक्ति रिस्क और रिवार्ड के बारे में जैसे सोचता है, एक अमीर बैंकर के जैसा सोच ना पाए। एक स्टॉक ब्रोकर जिसने महामंडी में अपना सब कुछ गंवा दिया। 1990s के दशक में टेक वर्कर्स जो काम करते थे, उनकी कल्पना भी नहीं कर सकते। एक ऑस्ट्रेलियन 30 वर्षों में कोई रिसेशन नहीं देखा। उसने कुछ ऐसा अनुभव किया जो कि किसी अमेरिकन ने कभी फेस ही नहीं किया होगा। ऐसे ही कई तरह के एग्जाम्पल से लिस्ट भर जाएगा। इस दुनिया में हर लोगों का परसेप्शन एक दूसरे से अलग अलग होता है। इन्वेस्टर माइकल बेटनिक ने कहा है कि लाइफ के लेसन्स को समझने से पहले उन्हें एक्सपीरियंस किया जाता है। सन 2006 में एक सर्वे किया गया जो कि नेशनल ब्यूरो ऑफ इकोनॉमिक रिसर्च के इकोनॉमिस्ट उल्रिका मैलमेंटियर और स्टीफन नागल ने कंज्यूमर फाइनेंस पर सर्वे किया था। ये सर्वे करने का एक ही रीज़न था, जो कि अमेरिकन्स अपने पैसे का इस्तेमाल किस तरह से करते हैं। सभी इमेजिन कर रहे थे कि अमेरिकन्स अपने इन्वेस्टमेंट को अपने फाइनेंशियल गोल के हिसाब से प्लान करते हैं। जो भी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन उनके सामने अवेलेबल है, उसी तरह वो इन्वेस्टमेंट करते हैं। लेकिन सर्वे करने के बाद पता चला कि ज़्यादातर अमेरिकन्स अपने फाइनेंशियल गोल के हिसाब से इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं, बल्कि ज़्यादातर अमेरिकन्स अपने लाइफ में एक्सपीरियंस के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करते हैं। जो व्यक्ति बचपन से जवानी तक फाइनेंशियल क्राइसिस को देखा हो, वहाँ अपने पैसों को इन्वेस्टमेंट करने के लिए पीछे हटता है, क्योंकि उसने बचपन से ही पैसों को लेकर एक्सपीरियंस फेस किया है। और दूसरी तरफ जो व्यक्ति बचपन से जवानी तक स्टॉक मार्केट को ग्रो करते देखा हो, तो वो व्यक्ति डेफिनेटली स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करेगा, क्योंकि उसने बचपन से ही कई सारे लोगों को ग्रो करते हुए देखा है। यही एक रीज़न है। हर लोगों का पैसों को लेकर अपना एक्सपीरियंस अलग अलग होता है। ऑथर कहते हैं किसी को जज नहीं करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने अपने लाइफ में एक्सपीरियंस किया है, जो कि पैसों को लेकर अलग परसेप्शन से देखते हैं। नंबर 2, लक एंड रिस्क। लक और रिस्क ये दोनों सिबलिंग्स की तरह होते हैं। आपने कई लोगों को देखा होगा कि पहले वो आदमी बहुत गरीब हुआ करता था, फिर अचानक 1 या 2 साल बाद अमीर बन जाता है। अक्सर लोग यही बात करते हैं, यार उसकी तो किस्मत खुल गई, लॉटरी लगी होगी, इसलिए इतना अमीर बन गया है। दोस्तों, हमें एक ही पर्सपेक्टिव से देखकर जज नहीं करना चाहिए। शायद वो मेहनत करके अमीर बना हो। हाँ, ये भी हो सकता है कुछ सिचुएशन में लक भी साथ देता है, लेकिन लक हर वक्त साथ नहीं देता। आप सभी लोग बिल गेट्स को जानते ही होंगे। बिल गेट्स इतने अमीर इंसान कैसे बने? लक की वजह से या रिस्क की वजह से? चलो डिटेल में जानते हैं। बिल गेट्स विश्व के एकमात्र हाई स्कूल में गए जहाँ पर कंप्यूटर्स थे।
सिएटल के रहने वाले बिल गेट्स लेक साइड स्कूल में पढ़ने चले गए। यह एकमात्र स्कूल था। 8th ग्रेड के स्टूडेंट्स को कंप्यूटर्स का एक्सेस था। बिल गेट्स को बचपन से ही टेक्नोलॉजी में बहुत इंटरेस्ट था। बिल गेट्स जब 13 साल के थे उसी स्कूल में उनके क्लासमेट पॉल एलन से मिले। पॉल एलन को भी कंप्यूटर्स और टेक्नोलॉजी में बहुत इंटरेस्ट था और दोनों की दोस्ती गहरी होती गई। लेक साइड का कंप्यूटर एक जनरल करिकुलम का पार्ट नहीं था, वहाँ एक इंडिपेंडेंट स्टडी प्रोग्राम था। बिल और पॉल दोनों को कंप्यूटर्स में ज़्यादा इंटरेस्ट आने लगा। खाली समय में भी कंप्यूटर्स में कुछ न कुछ काम करते रहते थे। स्कूल खत्म होने के बाद भी देर रात तक काम करते रहते थे और जल्दी ही दोनों कंप्यूटर्स के एक्सपर्ट होते गए। अचानक एक दिन रात को एलन ने बिल गेट्स को फॉर्च्यून मैगजीन दिखाकर कहा, फॉर्च्यून 500 में नाम आने के लिए कितनी बड़ी बात होती होगी। तभी बिल गेट्स ने कहा, हमारी भी एक कंप्यूटर कंपनी होगी जो कि फॉर्च्यून 500 कंपनी में शामिल होगी। और नतीजा आप जानते ही है, सभी लोग माइक्रोसॉफ्ट को जानते हैं। आज की दुनिया में माइक्रोसॉफ्ट मोर देन $1 ट्रिलियन कंपनी है। बिल गेट्स ने इंटरव्यू के दौरान कहा, लेक साइड स्कूल नहीं होता तो माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी कंपनी भी नहीं होती। ईयर 1968 में यूएन के अकॉर्डिंग दुनिया में 303 मिलियन हाई स्कूल के बच्चे थे जो कि करीब 13 साल के थे। 18 मिलियन यूनाइटेड स्टेट्स में थे। उसमें से 2,70,000 वाशिंगटन में रहते थे और 1 लाख बच्चे सिएटल एरिया में रहते थे। 300 बच्चे लेक साइड सिएटल में पढ़ते थे। हम कैलकुलेट करें तो 303 मिलियन बच्चों में सिर्फ 300 बच्चों को ही कंप्यूटर का एक्सेस था। ये 300 बच्चे लेक साइड स्कूल में पढ़ते थे और कंप्यूटर को खरीदने का एबिलिटी रखते थे और उनमें से एक बिल गेट्स थे। यही एक रीज़न था बिल गेट्स को कंप्यूटर कंपनी बनाने का ख्याल आया। हालांकि हम ये भी कह सकते हैं कि बिल गेट्स लक की बदौलत अमीर इंसान बन गए। क्या सिर्फ लक की बदौलत बिल गेट्स अमीर इंसान बने हैं? नहीं दोस्तों, बिल गेट्स एक हार्ड वर्किंग और स्मार्ट इंसान थे। बचपन से ही उनमें एक विजन था, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी को एक नई दिशा दिखाए। अब हम डिस्कस करेंगे बिल गेट्स के और एक दोस्त केंट इवांस की। केंट इवांस भी उसी लेक साइड स्कूल में पढ़ते थे। केंट इवांस और बिल गेट्स दोनों 8th ग्रेड में ही बेस्ट फ्रेंड्स थे। जितना बिल गेट्स और पॉल एलन को कंप्यूटर के बारे में नॉलेज था उतना ही केंट इवांस को भी था। हालांकि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का आविष्कार करने के पीछे एक तरफा केंट इवांस भी शामिल थे और तीनों ये भी डिस्कस करते थे कि कौन सीईओ बनेगा और कौन मैनेजर। लेकिन दोस्तों, किस्मत ने केंट इवांस का साथ नहीं दिया। माउंटेनियरिंग के दौरान केंट इवांस की डेथ हो जाती है। यूएसए में हर साल माउंटेनियरिंग के दौरान 36 लोगों की डेथ होती थी। माउंटेनियरिंग में 1 मिलियन में एक की ही डेथ होने के चांसेस रहते थे, जहां पर बिल गेट्स के पास लक था जो कि 1 मिलियन लोगों में किसी एक को मिलता था। और दूसरी तरफ केंट इवांस की किस्मत में रिस्क था जो कि 1 मिलियन लोगों में किसी एक को फेस करना पड़ता था। बिल गेट्स और केंट इवांस दोनों का मिशन, मैग्नीट्यूड और फोर्स दोनों एक ही था, लेकिन डायरेक्शन अलग हो गए। लक और रिस्क दोनों सिमिलर ही है। आप लोगों को दोनों पर बिलीव करना होगा, चाहे मानो या ना मानो। लक और रिस्क दोनों हमारे लाइफ के इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है। नंबर 3, गेटिंग वेल्दी वर्सेस स्टेइंग वेल्दी। वेल्दी बनने के लिए कई तरीके होते हैं और कई सारी किताबें उसके ऊपर लिखी गई है कि कैसे वेल्दी बने, लेकिन वेल्दी बने रहना उसमें ही बड़ी बात होती है। चलो एक स्टोरी के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। ये कहानी है 2 इन्वेस्टर्स की। जस्सी लिवरमोर, ईयर 1877 में इनका जन्म हुआ। जस्सी जैसे बड़े होते गए इन्हें ट्रेडिंग में ज़्यादा इंटरेस्ट आने लगा। इन्हें उस वक्त का एक प्रोफेशनल ट्रेडर और एक वेल नोन इन्वेस्टर माना जाता था। सिर्फ 30 साल की उम्र में ही $100 मिलियन बना लिया था। इन द ईयर 1929 में स्टॉक मार्केट क्रैश होने के कारण इकोनॉमी नीचे गिर गई थी। जैसे ही अक्टूबर का महीना आया, स्टॉक मार्केट की वैल्यू और ख़राब हो गई। स्टॉक मार्केट क्रैश होने के बाद वॉल स्ट्रीट स्पेकुलेटर्स फाइनेंशियल क्राइसिस के कारण सुसाइड करने लगे थे। ये देखकर लिवरमोर की वाइफ डोरेथी को बहुत घबराहट हो रहा था। जैसे ही लिवरमोर घर आए, उनकी वाइफ और उनके बच्चे इंतजार कर रहे थे। तभी लिवरमोर ने अपनी वाइफ से कहा कि स्टॉक मार्केट क्रैश से हमें बहुत फ़ायदा हुआ है। लिवरमोर एक दिन में कई मिलियंस डॉलर बना लिए। इस फाइनेंशियल क्राइसिस के दौरान लिवरमोर दुनिया के वन ऑफ द रिचेस्ट लोगों में शामिल हो गए। इस खुशी को देखकर लिवरमोर और उनकी फैमिली जश्न मना रहे थे। और दूसरी तरफ और एक फैमिली थी जो कि दुखी थी उस स्टॉक मार्केट क्रैश की वजह से। अब्राहम जर्मन्स्की, जो कि मल्टी मिलियनर रियल एस्टेट डेवलपर थे, उन्होंने 1920 के दौरान बहुत सारा पैसा कमाया था। लेकिन 1929 में स्टॉक मार्केट क्रैश की वजह से फाइनेंशियल ब्रोक हो गए। ज़्यादातर इन्वेस्टर्स और स्पेकुलेटर्स जिन्होंने भी स्टॉक मार्केट क्रैश की वजह से सब कुछ खो दिया था, भारी नुकसान के कारण वो लोग सुसाइड कर रहे थे। इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता चला कि बाकी इन्वेस्टर की तरह जर्मन्स्की ने भी सुसाइड कर ली है। 1929 मार्केट क्रैश की वजह से एक इंसान को दुनिया का सबसे अमीर बना दिया और दूसरे इंसान को सब कुछ खोने पर सुसाइड करना पड़ा। 1929 में लिवरमोर जो भी स्टॉक मार्केट से कमाए थे, उनके अंदर और कॉन्फिडेंस आने लगा। स्टॉक मार्केट में और ज़्यादा पैसा लगाने लगे थे। ठीक 4 साल बाद यानी 1933 में लिवरमोर स्टॉक मार्केट में ज़्यादा पैसा लगाने के कारण बहुत नुकसान भुगतना पड़ा और फिर लिवरमोर ने भी गन शॉट से सुसाइड कर लिया। दोस्तों, यहाँ पर लिवरमोर और जर्मन्स्की दोनों का डेथ पीरियड अलग अलग था। दोनों में एक चीज़ कॉमन था, दोनों अमीर तो बन गए थे लेकिन अमीर रह नहीं पाए। अमीर बनना और अमीर बने रहना
दोनों में अंतर होता है। ज़्यादातर अमीर लोग सिंपल लाइफस्टाइल जीते हैं क्योंकि उनको पता है पैसों को नहीं बचाया तो वेल्थ जल्दी ही खत्म हो जाएगा। माइकल मॉरिस, जो कि सिक्वा कैपिटल के हेड थे, उनसे एक सवाल पूछा गया, सिक्वा कैपिटल इतने सक्सेसफुल क्यों है? तभी मॉरिस कहते हैं, डर की वजह से सिक्वा अभी तक टिका हुआ है। उनका मानना है आज जो पैसा कमाया है क्या पता कल इसी तरह पैसा नहीं कमा पाए, इसलिए हमें हर वक्त इसी का ही डर रहता है। लॉन्ग टाइम टिके रहने के लिए सर्वाइवल का होना बहुत ज़रूरी है। सर्वाइवल माइंडसेट को डेवलप करना होगा, तभी ही वेल्दी बने रहेंगे। नंबर 4, वेल्थ इज़ व्हाट यू डोंट सी। सपोज आपके सामने से एक लग्जरियस कार जैसे फेरारी गुजर रही हो तो आप क्या एज्यूम करेंगे? शायद यही सोचते होंगे, यार ये आदमी कितना अमीर है, मेरे पास ये कार क्यों नहीं है। लेकिन एक्चुअल में वो आदमी लोन या रेंट लेकर कार लिया होगा या उसके ऊपर कई सारा कर्ज रहा हो। हालांकि कुछ लोग अमीर होते हैं जो कि लग्जरियस कार चलाते हैं, मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो शो ऑफ लोगों के बारे में बात कर रहा हूँ। वो लोग उतना अमीर होते ही नहीं हैं। आपने कुछ अमीर लोगों को देखा होगा जो कि सिंपल लाइफस्टाइल जीते हैं, महंगी कार लग्जरियस लाइफस्टाइल को अवॉइड करते हैं। ऑथर कहते हैं, कोई 1 करोड़ की कार चलाता है, इसका यही मतलब हुआ कि उसकी वेल्थ से 1 करोड़ रुपए कम हो गए। मॉडर्न कैपिटलिज्म की वजह से आज लोग वेल्दी दिखाते हैं, एक्चुअल में वो लोग वेल्दी होते ही नहीं हैं। कोई भी बड़ा आदमी सोशल मीडिया पर अपना लाइफस्टाइल पोस्ट करता है, हम जज करने लगते हैं, वाह क्या लग्जरियस लाइफस्टाइल है। लेकिन जो दिखता है वो असल में नहीं होता। हमें बैक साइड की स्टोरी पता नहीं होता, उनके बैंक अकाउंट्स, EMI, ब्रोकरेज स्टेटमेंट्स, ये सब हमें दिखाई नहीं देता। रिच लोग तो बहुत सारे मिल जाएंगे लेकिन वेल्दी लोग बहुत कम। ये लोग बहुत सिंपल लाइफस्टाइल जीते हैं। किसी भी इंसान को उसकी हुलिया देखकर जज नहीं करना चाहिए। शायद वो सिंपल रहता हो, क्या पता वो वेल्दी हो। सिंगर रिहाना एक टाइम पे बैंकरप्ट होने वाली थी। रिहाना ने अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कहा, आखिर इतना पैसा कहाँ जाता है? तभी एडवाइजर ने कहा, आप महंगी चीज़ों पे ज़्यादा पैसे खर्च करते हो तो कहाँ से पैसा बचेगा? एक्सपेंसिव चीज़ें और अननेसेसरी स्टफ्स खरीदने पर आपकी वेल्थ घटती ही चली जाती है। कुछ लोग सोचते हैं, सपोज मैं मिलियनर बन जाऊं तो महंगी कार और एक्सपेंसिव चीज़ों पे फुजूल खर्च कर सकता हूं। लेकिन ऐसा नहीं होता। आपके वेल्थ को किसी भी हाल में प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। आज वेल्दी हो, क्या पता कल आपके पास कुछ भी ना हो। इसलिए वेल्दी होने और वेल्दी दिखने में डिफरेंस होता है। वेल्दी दिखाने के चक्कर में अपना सब कुछ लुटा ना दे। पैसों को लेकर केयरफुल रहना होगा। नंबर 5, नथिंग इज़ फ्री। दोस्तों, दुनिया में कुछ भी फ्री नहीं होता। आपने कई जगह एडवर्टाइज देखा होगा, एक आइटम खरीदने पर उसके साथ और एक फ्री मिलेगा, या 500 रुपये से ये खरीद लो और ये ऑफर ले जाओ। लेकिन ऐसा नहीं होता। आप कहीं ना कहीं उसका प्राइस पे कर रहे होते हो, बिकॉज एवरीथिंग हैज़ अ प्राइस। ऑथर कहते हैं, जब तक हम उस चीज़ को खरीद कर एक्सपीरियंस कर नहीं लेते तब तक हमें उसका अंदाज़ा तक नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, हमारी जॉब से अच्छा दूसरे की जॉब बहुत अच्छी लगने लगती है और आप सोचने लगते हैं, काश मेरी भी जॉब इसकी जैसी होती, इसकी लाइफ तो सेट है। लेकिन एक्चुअल में वो स्ट्रगल्स, डिफ़िकल्टीज हमें दिखाई नहीं देता जो कि वो इंसान अपनी लाइफ में फेस कर रहा होता है। उसने वो जॉब को पाने के लिए कड़ी मेहनत की हो, तब जाकर उसे वो जॉब मिला होगा। सक्सेस को अचीव करने के लिए हमें प्राइस पे करना होता है, जैसे डेडिकेशन, सैक्रिफाइस और कमिटमेंट। बिना कुछ पे करे हमें कुछ नहीं मिलता। चाहे जिस भी फील्ड में देख लो, उस इंसान ने कुछ बड़ा अचीव कर लिया हो तो उसने कुछ प्राइस पे किया होगा, यानी हार्डवर्क, डेडिकेशन और कमिटमेंट। सपोज आप एक कार खरीद रहे हो, आपके पास 2 ऑप्शंस है। पहला ऑप्शन है पैसे देकर खरीद लो, दूसरा ऑप्शन है या इसे चुरा लो। ऑब्वियसली आप पहला ऑप्शन ही चूज़ करेंगे क्योंकि सेकंड ऑप्शन रिस्की होता है और कुछ लोग सेकंड ऑप्शन को चूज़ करते हैं। बिना पे किए हमें ये कार आसानी से मिल जाएगा, लेकिन उसे अंदाज़ा तक नहीं रहता पकड़े जाने पर क्या कीमत चुकाना पड़ेगा या जेल की सज़ा भी हो सकता है। ऐसे ही इन्वेस्टिंग में भी होता है। कुछ लोग इन्वेस्टिंग करने से डरते हैं क्योंकि ये पॉसिबिलिटी होता है कि रिटर्न्स मिलना बहुत मुश्किल होता है। इसी रीज़न से ज़्यादातर लोग इन्वेस्टिंग नहीं करते हैं क्योंकि इन्वेस्टिंग में जल्दी रिजल्ट्स दिखाई नहीं देते। मार्केट रिटर्न्स कभी फ्री नहीं होते। जैसे आप दूसरे प्रोडक्ट को पे करते हो, उसी तरह आपको इन्वेस्टिंग में भी प्राइस पे करना होगा, तभी जाकर रिटर्न्स मिलेंगे। नंबर 6, व्हेन यू विल बिलीव एनीथिंग। इमेजिन करिए कि एक एलियन को अर्थ पर भेजा जाए। उस एलियन का काम है कि न्यूयॉर्क की इकोनॉमी पर नजर रखना है। वो न्यूयॉर्क के सिटी के ऊपर चारों तरफ चक्कर काट रहा है। उसने देखा कि 2007 से 2009 तक इकोनॉमी में क्या बदलाव आया है। 2007 न्यूयॉर्क की इवनिंग टाइम स्क्वायर के ऊपर मंडरा रहा है। उसने देखा कि हज़ारों से ज़्यादा लोग पार्टी मना रहे थे। बड़े बड़े बिलबोर्ड्स, फायरवर्क्स और बिल्डिंग्स को लाइटिंग से सजाकर जश्न मना रहे थे। वो एलियन फिर से 2009 के न्यूयॉर्क के टाइम स्क्वायर पर आता है। उसने देखा कि हज़ारों से ज़्यादा लोग पार्टी मना रहे थे। बड़े बड़े बिलबोर्ड्स, फायरवर्क्स और बिल्डिंग को लाइट से सजाकर जश्न मना रहे थे। 2007 से 2009 तक सेलिब्रेशन सेम टू सेम लग रहे थे, कोई डिफरेंस नहीं था। जब एलियन ने बारीकी से ऑब्जर्व करना स्टार्ट करा, लोग तो नहीं बदले, लेकिन डेवलपमेंट और टेक्नोलॉजी में बहुत डिफरेंस आया है। 2007 में कुछ ही बड़ी बिल्डिंग्स, रेस्टोरेंट्स, ऑफिसेस और इंफ्रास्ट्रक्चर थे और 2009 में उससे 2 गुना बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, कई तरह के नए रेस्टोरेंट्स, बड़े कंपनी स्टार्ट हुए थे। 2007 से 2009 तक
लोगों का लाइफस्टाइल में बहुत बदलाव आया था। नई नई टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट करने लगे थे। एलियन को देखकर लगा 2007 से 2009 तक इकोनॉमी थोड़ा इंप्रूव हुआ है। एलियन फिर और बारीकी से ऑब्जर्व करने लगा। उसने देखा कि कई लोग जॉबलेस थे, रहने के लिए घर तक नहीं था। जैसे वक्त बीता जा रहा था, लोग और गरीब होते जा रहे थे। ऐसा इसलिए हुआ कि 2007 में इकोनॉमी के लिए टारगेट सेट कर रखा था। ये टारगेट सेट किया था कि हाउसिंग प्राइस में कुछ बदलाव आएगा और लोगों को जॉब मिलेगा, कई तरह के जॉब्स ओपनिंग होंगे और उसके साथ स्टॉक मार्केट में इंप्रूवमेंट होगा। लेकिन 2009 तक उस टारगेट के ऊपर काम नहीं किया गया। उस विजन या टारगेट को बिलीव करना ही छोड़ दिया। इसी रीजन से बहुत डिफरेंस दिखाई दे रहा था। जब हम ग्रोथ की बात करते हैं तो बिजनेस, इन्वेस्टमेंट और करियर को इकोनॉमिक ग्रोथ समझ लेते हैं। हम टेंजिबल थिंग्स के बारे में सोचते हैं, जैसे बड़ी बिल्डिंग्स, लग्जरियस कार, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। हमें टेंजिबल चीज़ों को बताकर ये कहा जाता है कि हमारी इकोनॉमी ग्रो कर रही है। ये स्टोरी सुनाकर कहते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है। दुनिया ही स्टोरी ड्रिवन है। आप यहाँ पर कुछ भी बताएं, लोग आपकी बातों पे यकीन करने लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास पैसे नहीं है, कोई अगर आपको ये बताए कि कुछ दूर एक बाबा रहते हैं, बिना सोचे आप उस बाबा के पास जाकर अपनी बीमारी का इलाज करवाने लगते हैं। अगर आपके पास पैसे होते तो आप किसी एक बड़े हॉस्पिटल में इलाज करवाते। इससे ये पता चलता है कि अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप किसी भी बातों पर यकीन करने लगते हैं। लोग किसी भी बात पर विश्वास करने लगते हैं। इसी तरह पैसों को भी अपना नैरेटिव बनाकर कुछ और ही सोचने लगते हैं। जिसके पास फाइनेंशियल नॉलेज है उसी से एडवाइस लेकर अपने पैसों को इन्वेस्ट करे, ना कि एरोगेरेंस से, क्योंकि इससे आपके पैसों को गंवाने के चांसेस बहुत कम होते हैं। इस वीडियो को शॉर्ट में समराइज करूँ तो हमने 6 इंपॉर्टेंट लेसन सीखा। नंबर 1, नो वन इज क्रेजी। हर इंसान का सोचने का तरीका अलग अलग होता है, क्योंकि हर इंसान पैसों को लेकर अपने एक्सपीरियंस फेस करा होता है, इसलिए किसी को भी जज नहीं करना चाहिए। नंबर 2, लक एंड रिस्क। हमने जाना कि लक और रिस्क दोनों सिबलिंग्स की तरह होते हैं। किसी ने मेहनत करके वेल्थ बना लिया हो या लक उसका साथ दिया हो, और दूसरी तरफ रिस्क लेकर वेल्थ बना लिया हो। दोनों को अलग अलग पर्सपेक्टिव से देखा जा सकता है। नंबर 3, गेटिंग वेल्दी वर्सेस स्टेइंग वेल्दी। अमीर बनने के लिए बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन अमीर बने रहना उसमें एक बड़ी बात है। हमने लिवरमोर और जर्मन्स की दोनों से सीखा कि दोनों वेल्दी तो बन गए थे, लेकिन वेल्दी नहीं रह पाए। उन्होंने साइकोलॉजी ऑफ मनी को समझा नहीं। नंबर 4, वेल्थ इज व्हाट यू डोंट सी। आज की दुनिया में वेल्दी दिखाना और वेल्दी होना दोनों में बहुत अंतर है। कुछ लोग मॉडर्न कैपिटलिज्म की वजह से वेल्दी दिखाते हैं, लेकिन वो लोग वेल्दी होते ही नहीं हैं। जो लोग वेल्दी होते हैं वो लोग शो ऑफ पे बिलीव नहीं करते हैं। नंबर 5, नथिंग इज फ्री। इस दुनिया में कुछ भी फ्री नहीं होता। आप जो फ्री समझ रहे हो, आप कहीं ना कहीं उसका प्राइस पे कर रहे होते हैं। नंबर 6, व्हेन यू विल बिलीव एनीथिंग। ऑथर कहते हैं हमें किसी भी चीज को लेकर बिलीव नहीं करना चाहिए। दुनिया ही स्टोरी ड्रिवन है। यहाँ पर कुछ भी बताएंगे, लोग आपकी बातों पर यकीन करने लगते हैं, इसलिए किसी पर भी आसानी से यकीन मत करो। आई होप ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।